अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12B का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पर मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की आपको स्टेटमेंट और इसका जो फिगर है इसमें वो आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, उसकी मदद से इस फिगर को समझेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द फिगर शोज अ रोम्बस ABCD। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो फिगर बनी हुई है वो एक रोम्बस की है और उसका नाम है ABCD रोम्बस। अब रोम्बस के मुतालिक मैं आपको इससे पिछले जो है क्वेश्चंस के अंदर भी, पिछले चैप्टर्स के अंदर भी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि रोम्बस एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और चारों की चारों साइड्स जो है आपस में इक्वल भी होती हैं और इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। और ये जो नीचे फिगर बनी हुई है ये एक रोम्बस की है क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, उसकी वजह से इसमें 4 वर्टिसेस होंगे। आप देखिए, एक वर्टेक्स पे A लिखा हुआ है, एक वर्टेक्स पे B लिखा हुआ है, एक पे C लिखा हुआ है और एक पे D लिखा हुआ है। जहां पे आके 2 साइड्स मिलती हैं वहीं पे वर्टेक्स बनता है। इसके 4 वर्टिसेस की वजह से इसी का नाम इसके वर्टिसेस के मुताबिक ही रखा गया है। तो यहाँ पर है ABCD, तो इसलिए इस रोम्बस का नाम रखा गया है रोम्बस ABCD। और जैसा मैंने आपको बताया कि रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। जो लेंथ AC की होगी वही लेंथ CD की होगी, वही लेंथ DB की होगी और वही लेंथ AB या BA की होगी। इसके अलावा इसमें 2 पेयर्स होते हैं पैरेलल साइड्स के। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये जो AC वाली साइड है ये अपने ऑपोजिट साइड यानी DB वाली साइड के पैरेलल है। दोनों पे सिंगल एरो हेड लगाए गए हैं। सिंगल एरो हेड का मतलब यही होता है कि यहाँ पर पैरेलल चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी AC वाली साइड BD वाली साइड या DB वाली साइड भी आप कह सकते हैं उसके पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है 2 चीज़ों का आपस में क्रॉस ना करना, एक जगह पर ना मिलना, इसी को पैरेलल होना कहते हैं। ये तो एक पेयर हो गया पैरेलल साइड्स का। इसी तरीके से जो AB वाली साइड है और जो CD वाली साइड है ये भी आपस में पैरेलल हैं। दोनों पे देखिए डबल एरो हेड्स लगाए गए हैं ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि AB CD के पैरेलल है और जिन पे सिंगल एरो हेड्स लगे हुए हैं वो आपस में पैरेलल है, यानी AC या CA, DB या BD आप कह सकते हैं इसके पैरेलल है। ठीक हो गया। आगे रीड करें तो आगे लिखा हुआ है वेयर AE इज 6.4 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि इस रोम्बस में A से लेकर E तक की जो लेंथ है वो 6.4 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं कि A वर्टेक्स से एक रेड डॉटेड लाइन ड्रॉ की गई है जो यहाँ E तक आई है और ये E जो है ये बेसिकली इस साइड DB पर मौजूद है इस रोम्बस की। और यहाँ पे ये बॉक्स टाइप आपके सामने देखें यहाँ पर बनाया गया। इस बॉक्स का मतलब होता है कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब कोई भी लाइन सेगमेंट या आप कह लें कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन सेगमेंट या लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम कहते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। यानी ये जो AE है बेसिकली ये बेसिकली परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इस साइड रोम्बस की यानी DB साइड के ऊपर, क्योंकि ये AE 90 डिग्री का एंगल बना रही है इस DB वाली साइड के साथ। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये AE जो है ये परपेंडिकुलर है किस साइड के ऊपर, DB साइड के ऊपर। और इस AE की लेंथ उन्होंने आपको बता दी है 6.4 सेंटीमीटर। अब आपने याद रखना है कि रोम्बस में जब भी 2 पैरेलल साइड्स के दरमियान इस तरह का आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नज़र आता है उसको रोम्बस की हाइट कहा जाता है। तो ये बेसिकली रोम्बस की हाइट है। तो जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको नजर आएगा 2 साइड्स के दरमियान, कौन सी साइड्स होनी चाहिए, ऑपोजिट पैरेलल साइड्स होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर देखेंगे ये AC साइड है और ये BD साइड है, दोनों पैरेलल साइड्स है और उनके दरमियान ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी तरीके से AB और CD भी आपस में पैरेलल है, इनके दरमियान में भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको भी रोम्बस की हाइट कहा जाता है। तो बेसिकली ये AE जो है आपको रोम्बस की हाइट बताई गई है। और ये जो हाइट होती है जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर लेंथ भी कहते हैं, ये जिस साइड पर फॉल कर रही होती है उसको बेस बोलते हैं। क्योंकि ये AE परपेंडिकुलर है DB के ऊपर, तो D से लेकर B तक ये सारी की सारी आपके पास लेंथ कहलाएगी बेस, यानी आप बेस को बोलेंगे DB और इस पे जो परपेंडिकुलर है AE उसको बोलेंगे इस रोम्बस की हाइट। अब आगे लिखा हुआ है इफ द एरिया ऑफ रोम्बस इज 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे आपको इस रोम्बस का एरिया भी बता दिया है। एरिया का मतलब है कि इन 4 साइड्स के अंदर आने वाला तमाम रीजन इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है और वो एरिया कितना है, वो है 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे आपसे कहा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। तो आपने इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिखाना है और पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स।
आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, उसकी तमाम साइड्स की लेंथ को अगर आप ऐड कर दें, उसका टोटल निकाल लें, तो उस टोटल को ही बोलते हैं उस ज्योमेट्रिकल फिगर का पेरीमीटर। यानी अगर आप इस रोम्बस की चारों साइड्स को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लें और उनको ऐड कर लें, तो ऐड करने के बाद जो चीज़ आपके पास आएगी वो कहलाएगी इस रोम्बस का पेरीमीटर। यानी आपको इस रोम्बस में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि रोम्बस की हाइट कहलाती है वो भी दी गई है, इस रोम्बस का एरिया भी बता दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इस रोम्बस का पेरीमीटर। अब आपको पता है कि रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, यानी अगर आप रोम्बस की कोई एक साइड की लेंथ भी निकाल लेंगे ना, तो बाकियों की भी क्या होगी, वही होगी, क्योंकि रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। तो इसका मतलब हमने बस कोई सी एक साइड की लेंथ निकालनी है और उस एक साइड की लेंथ निकालने से ही हमें आराम से रोम्बस का पेरीमीटर पता चल जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइट गिवन है और हाइट के लिहाज से बेस होती है, तो हाइट और बेस का कंसेप्ट यूज होता है एरिया के फॉर्मूले में और हमें एरिया भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे रोम्बस के एरिया की मदद से एक साइड निकाल लेंगे और एक साइड की लेंथ, क्योंकि बाकी साइड्स की भी वही होंगी रोम्बस में, तो फिर हम आसानी से पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एरिया गिवन है, हाइट भी गिवन है, ये तमाम चीज़ें रोम्बस के एरिया के फॉर्मूले में आती हैं, तो मैं एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एरिया ऑफ रोम्बस, और इस रोम्बस का नाम क्या है, इसका नाम है ABCD। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ABCD। और आप जानते हैं रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला वही होता है जो पैरेललोग्राम के एरिया के फॉर्मूला होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो रोम्बस का भी अगर आपने एरिया निकालना हो तो इसका भी फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास उस रोम्बस का एरिया आ जाता है। और यही सेम फॉर्मूला पैरेललोग्राम में भी यूज होता है। अब एरिया ऑफ रोम्बस तो आपको गिवन है, वो है 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस के नीचे आप यहाँ पे लिख दें 44.8, इक्वालिटी का साइन वैसे ही। अब बेस किसको बोलेंगे, हाइट किसको बोलेंगे, मैंने आपको बताया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये हमेशा हाइट कहलाता है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर जिस साइड पर फॉल कर रहा होता है, जिस पर परपेंडिकुलर होता है उसको बेस बोलते हैं। तो ये AE परपेंडिकुलर है DB के ऊपर, क्योंकि DB के ऊपर देखिए ये फॉल कर रहा है, यहाँ E पॉइंट जो है DB के ऊपर है, तो DB बेस है और AE हाइट है। तो बेस की जगह पे आप लिख देंगे यहाँ पे DB, BD भी लिख सकते हैं, और हाइट की जगह पे लिख देंगे ये परपेंडिकुलर लेंथ जिसका नाम है AE। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप यहाँ पर वैल्यूज और पुट कर लें, तो ये 44.8 मैं पहले ही पुट कर चुका था। DB आपके पास बेस है, बेस के साथ साथ ये रोम्बस की एक साइड भी बनती है, आपको पता चल रहा है। तो DB तो हम अभी फाइंड आउट कर लेंगे। और AE की लेंथ आपको बताई हुई है, वो कितनी है, वो है 6.4 सेंटीमीटर। तो AE की जगह पे आप लिख दें 6.4। अब यहाँ पर पहले डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँगा तो ये हो जाएगा 448, और डेसिमल रिमूव करने के बाद अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट हो तो इस तरह लाइन ड्रॉ कर नीचे 10 लिखते हैं। अगर 2 होते तो नीचे 100 लिखते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। तो डेसिमल रिमूव किया, उसके आगे एक डिजिट था तो नीचे 10 लिखा। इधर भी आप देखिए यूँ ही करें, यहाँ पे हो जाएगा DB मल्टीप्लाई बाय, ये 6.4 है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 64, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे 10 आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और यहाँ पे ये सिंगल फ्रैक्शन लिखी हुई है। जब भी दोनों तरफ इस तरह का सिनेरी हो कि एक तरफ सिंगल फ्रैक्शन हो, और इसको भी आप सिंगल फ्रैक्शन बना सकते हैं, मैं आगे आपको ये कर भी देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो 448 और 10 को वैसे लिख लें, DB को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा DB मल्टीप्लाई बाय 64। अपनी आसानी के लिए DB के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आप 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे क्या आ जाएगा 10। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, ऊपर वाली चीज़ को ऊपर वाले से और नीचे वाली चीज़ को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा जा सकता है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये ना भी लिखता तो ये तब भी ऑब्वियस था, लेकिन आपको समझाने के लिए। तो देखिए अगर इधर भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, ये पूरी भी एक फ्रैक्शन है, और इन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो तो आप इन डिनोमिनेटर्स को कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि मिसाल के तौर पर ये 10 यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर आके जब मल्टीप्लाई होगा वो तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए इस 10 को आप इस 10 से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर आपके पास बच गया 448, और यहाँ पर आपके पास बच गया DB, और उसके साथ बच गया मल्टीप्लाई बाय 64। अब आप DB की लेंथ यहाँ पर फाइंड आउट कर लें तो 64 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो 448 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 448 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू DB। अब आपने बस यहाँ पर 448 को 64 पर डिवाइड करना है तो आपके पास एक लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डिवीजन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 448, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ 64, ठीक है। अब देखें ये 44 तो छोटा है और जाहिर बात है 64 से, तो हम 8 को ही कंसीडर साथ कर लें तो ये बन जाएगा 448। तो आप देखिए 64 को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 448 आ जाए। तो आप यहाँ पे बड़ा आसानी से कर सकते हैं कि 64 को 7 से करने से आपके पास 448 आराम से आ जाता है। 448 माइनस 448 कितना होता है,
0 होता है। तो बहुत सिंपल है, आप इसको 2 पर कैंसिल आउट करके और भी रिड्यूस कर सकते थे, तब भी हो जाता। यानी 64 1 टाइम्स 64 होता है और 64 7 टाइम्स कितना होता है 448। तो आपके पास डीबी की लेंथ आ गई 7 और ऊपर जो आपके पास यूनिट्स थे वो थे सेंटीमीटर्स, तो इसको भी आप किस में लिखेंगे सेंटीमीटर्स में। तो ये तो आपने इस रोम्बस की एक साइड की लेंथ निकाल ली, क्योंकि जो बेस थी डीबी ये इस रोम्बस की एक साइड भी थी। और आपको मैंने बताया कि रोम्बस की तो तमाम साइड सेम होती हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी देंगे कि एज all the sides of rhombus are equal in length। तो रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है। तो इसका मतलब अगर ये एक 7 सेंटीमीटर हमारे पास आई है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो 4 साइड्स होती है रोम्बस की, यानी 4 दफ़ा 7 सेंटीमीटर है। तो इसलिए आप यहाँ पे अगर लिखेंगे कि हम अगर पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो वो क्या होगी, वो होगी इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को ऐड कर दें। कितनी साइड्स हैं 4 साइड्स हैं, कौन कौन सी है, तमाम की तमाम 7 है। तो आप 4 दफ़ा 7 लिख दें यहाँ पे 7 + 7 + 7 + 7 और 4 दफ़ा 7 को आप यूँ भी कह सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ 7, क्योंकि अगर एक साइड की लेंथ 7 है 4 की कितनी होगी 4 × 7 कर दें तो भी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब ये चारों दफ़ा 7 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 7 होता है 14, इधर भी 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 और ये 14 + 14 कितना हो जाएगा 28। तो आपके पास रोम्बस का पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यही होता है सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। और पेरीमीटर में हमेशा हम आउटर मोस्ट लेंथ की बात कर रहे होते हैं, तो इधर आउटर मोस्ट लेंथ इसकी ये साइड्स ही हैं जिनको हमने ऐड किया है। तो इस तरीके से रोम्बस के एरिया के फॉर्मूले को यूज़ करके आपने पहले एक साइड निकाली, एक साइड की लेंथ निकाली और रोम्बस की तमाम साइड्स की लेंथ एक जैसी होती है, तो उसका पेरीमीटर निकालना बड़ा आसान हो गया। हमने सबको ऐड कर दिया तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया रोम्बस का। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।